कल की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था एफसीसी, जिसको हमने सीसीपी भी बोला था, राइट। तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया था हमने, और मैं आपसे पूछा था कि इसको सीसीपी क्यों बोलते हैं। तो उसका आपने रीजन दिया था कि ये सेम साइज के एटम्स की क्लोजेस्ट पैकिंग है। जल्दी बैठो बच्चों। ये सेम साइज के एटम्स की क्लोजेस्ट पैकिंग है, इसलिए हम इसको सीसीपी बोलते हैं। क्यूबिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यूनिट सेल क्यूबिक है और क्लोजेस्ट पैकिंग है। पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया था? 0.74, है ना। ओके, अब एक बार हम फिर से याद करते हैं कुछ बातें। कल का कंक्लूजन ये था कि एफसीसी में ऐसे होता है कि ये वाला एटम, मतलब ये फेस सेंटर, उस फेस सेंटर को टच कर रहा होता है, वो सामने वाले को टच करेगा, सामने वाला वापस इसको टच करेगा। मतलब ये जब सारे फेस सेंटर बनाओ ना, तो ये फेस सेंटर आपको ऐसे दिखेंगे। ये फेस सेंटर ऐसे दिखेंगे। ये फेस सेंटर, ये वाला, ये वाला, ये वाला सब टच करेंगे। ऊपर वाला फेस सेंटर इनके ऊपर रखा होगा, ऊपर रखा होगा मतलब सबको टच कर रहा होगा, और नीचे वाला नीचे से टच कर रहा होगा। इस तरीके से हमने ये जो एटम है इस फेस सेंटर का, इसका कोऑर्डिनेट नंबर निकाला था। 12 आया था, याद है आपको? 12 कैसे काउंट किया था कि इसको अपने रूम में कौन कौन टच करेगा फेस सेंटर्स में? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप ऐसे सोचो, इससे है ना, इधर 4 दीवारें कनेक्टेड हैं, चारों के फेस सेंटर टच करेंगे। जैसे 4 ऐसे, 4 पीछे वाले रूम में, और 4 कौन से बचे? कॉर्नर सारे। क्लियर है? आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गई? तो अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं वॉइड्स इन एफसीसी। वॉइड्स इन एफसीसी ये बहुत अच्छे से समझना है हमें। सबसे पहले ओएचवी मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसी होती है वो देख लीजिए आप, कि पहले कोई 4 एटम्स होंगे, एक प्लेन में रखे होंगे, आपस में टच कर रहे होंगे, है ना। उसके बाद एक एटम इन पे ऊपर रखा होगा और एक एटम इनके नीचे रखा होगा। ओके, अगर मैं सारे एटम्स के सेंटर सेंटर बनाऊं यहां पे, तो डायग्राम हमें ऐसे दिखाएगा। करेक्ट ना? ये 4 कौन है जो प्लेन में एटम रखे थे, उनके सेंटर, ये ऊपर वाला एटम, ये नीचे वाला एटम, है ना। अगर मैं इसको कवर करना चाहूं, तो आप बताओ यहां ऊपर आपको कितने फेजेस दिख रहे हैं? 4 फेज दिख रहे हैं। देखो ना, ऐसे देखो, ये 1 फेज, इधर 2 फेज, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, 4 फेजेस हो गए। जैसे 4 नीचे बनेंगे वैसे ही 4 कितने हो गए? 8। इसलिए बोलते हैं इसको ऑक्टाहेड्रल। ऐसे किसने होता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं, है ना। तो उसके ऑप्शन दिए होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि ये जो वॉइड है ना, ये ऑक्टाहेड्रल शेप की होती है। नहीं, ऑक्टाहेड्रल में तो ये सीधी लाइनें होती हैं, और एटम कैसे हैं? स्फेरिकल। अगर हम इन सारे एटम्स के सेंटर को कनेक्ट कर दें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मिलती है। ऐसा ही तो हुआ है, सारे सेंटर्स को कनेक्ट कर दो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ रही है। सेंटर्स को ज्वाइंट करोगे तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। वॉइड ऑक्टाहेड्रल नहीं है, क्योंकि यहां शेप कैसी है? स्फेरिकल है। बात समझ के? ओके, अब आप ऐसे सोचो कि ये अरेंजमेंट एफसीसी में हमें कहां दिखा? एफसीसी पढ़ रहे हो ना आप, तो इस टाइप का 4 एटम एक जगह रखे थे, एक उनके ऊपर रखा था, एक नीचे रखा था। कहां दिखा? बिल्कुल बॉडी सेंटर में। तभी तो ये पढ़ा रहा था मैं आपको कि बॉडी सेंटर कैसा होगा। एक एटम ये, इसको ये टच करा है, इसको सामने वाला फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, 4 एटम हो गए। एक ऊपर रखा है, एक नीचे रखा है, तो बीच में जो जगह हुई वहां पर ये आई कि नहीं आई? वॉइड आ गई। ओके, तो ये जो वॉइड है ना, एक तो होती है बॉडी सेंटर, प्लस इसके अलावा कहीं और भी है, सोचिए। एज सेंटर पे चले गए आप, है ना। ऐसे देखो आप,
ये एज सेंटर है, ये वाला, ओके, वो वाला एज सेंटर है। अब उससे अपने रूम में ये फेस सेंटर, अपने रूम में A/2 पे है, ऐसे ही उस दीवार पे भी A/2 पे है, सामने वाला जो रूम है वहां भी A/2 है, और सामने भी A/2 है। मतलब हर A/2 पे चारों तरफ आपको एटम मिल रहे हैं और वो आपस में टच कर रहे हैं। फेस सेंटर टच करते हैं, याद करो, ये इसको टच करता है कि नहीं करता? ऐसे ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, 4 एटम्स की सेटिंग आ गई। लेकिन अभी एक एटम ऊपर होना चाहिए, एक नीचे होना चाहिए, है क्या? ऊपर कॉर्नर रखा हुआ है, नीचे कॉर्नर रखा हुआ है। नहीं समझे? देखो मैं कॉर्नर पे जाता हूं, आप देखना यहां से, मैं यहां खड़ा हूं A/2 पे, ये सेंटर है कि, सॉरी, फेस सेंटर है कि नहीं है? A/2 पे इधर भी है, A/2 पे उस साइड में चले जाए वहां भी है, A/2 पे इधर भी है। क्या ऊपर कॉर्नर रखा हुआ है, नीचे कॉर्नर है? हो गया ना ये अरेंजमेंट। तो इसके अलावा और कहां पे आया ये? बिल्कुल सही बात है। इनका नंबर काउंट करो, बॉडी सेंटर फुली काउंट होगा। ये कितने होते हैं? जितने एजेस होते हैं, 12, 12 इंटू 1/4 इक्वल टू 4 इक्वल टू जेड। एफसीसी का जेड भी तो यही होता है। एफसीसी के जेड के इक्वल ऑक्टेट वर्ड आएंगे यहां पे। और पोजीशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, बिना पोजीशन काम नहीं चलेगा। आप सोचो कि याद कर लेंगे 4 होता है, नहीं। वो कई बार बोलेंगे इधर के एटम हटा दो, एक बॉडी डायगोनल के हटा दो, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर कितने वर्ड्स हैं। बात समझे? जैसे ये वॉइड है, इसमें एक और चीज देखो, वॉइड कौन सी वाली है? वॉइड तो ये वाली है, करेक्ट ना? अगर हम यहां कोई एटम रखें तो उस एटम की जो मैक्सिमम रेडियस है वो आएगी 0.414। ये आपको याद करना है, ओके। इसके अलावा दूसरी जो वॉइड है वो कौन सी है? टेट्राहेड्रल वॉइड। पहले इसकी ज्योमेट्री समझो, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसी होगी? 3 एटम एक प्लेन में, एक एटम इनके ऊपर, बीच में जो आपको वर्ड दिख रही है छोटी सी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल वर्ड। टेट्राहेड्रल वर्ड क्यों बोल रहे हैं देखो, समझो इसको। ये 4 एटम्स हैं, सबके सेंटर कनेक्ट कर रहा हूं मैं। ये ऊपर वाला एटम 1, ये एक प्लेन वाले 2 और 3। क्या ये sp3 टेट्राहेड्रल दिख रहा है? अगर इसको हम उसी तरीके से कवर करें तो आपको कितने फेजेस मिलेंगे? 4 फेजेस मिलेंगे, ऐसे ना, प्रिज्म जैसा। करेक्ट, प्रिज्म जैसा दिखेगा। 4 फेजेस हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्राहेड्रल बोल रहे हैं। ये वर्ड उससे काफी छोटी है ना? यहां जो रेडियस रेशियो है वो आता है R/R इक्वल टू 0.225। ये बात समझ के? अब ऐसा अरेंजमेंट देखो जहां 3 एटम एक प्लेन में रखे हैं, उनके ऊपर एक एटम रखा हुआ है। एफसीसी में देखो कहां पे है? एफसीसी दिमाग में सोचो सोचो, कहां पे है ऐसा अरेंजमेंट? कॉर्नर पे तो एटम रखा है, वुड कैसे आएगी? कॉर्नर के थोड़ा नीचे, बताओ कौन से 3 एटम? देखो मैं समझाता हूं आपको। कोई भी रूम का एक कॉर्नर देखो, उधर देख रहे हो, है ना? उससे कितनी दीवारें निकल रही है बताओ अपने रूम में? 3। 2 किसको दिखी? अच्छा ऐसे बोल दो, 2 दीवार एक छत। सारी दीवार एक जैसे मानो, क्यूब मान के चल रहे हैं। 3 दीवारें, एक ये, एक ये, और एक वो। क्या इसका, इसका और उसका फेस सेंटर कनेक्टेड है क्या? है ना? एफसीसी की सारी स्टोरी यही है कि सारे फेस सेंटर कनेक्टेड हैं। ये फेस सेंटर इसको टच करता है, ये इसको करता है, ये वापस इसको करता है। ये 3 एटम रखे हुए एक साथ, और इन 3 एटम के ऊपर कौन रखा है? वो कॉर्नर। हर कॉर्नर इसका ऐसा ही है। नीचे वाले कॉर्नर की बात करो, उधर वाले की। 3 दीवारें सोचो, 2 से निकल रही हैं। एक अपने वाली ये,
एक नीचे वाली, एक ये। इन तीनों के सेंटर आपस में कनेक्टेड होंगे, तीनों टच कर रहे होंगे एक दूसरे से। उसके ऊपर कौन रखा हुआ है? वो कॉर्नर। एफसीसी का कोई भी डायग्राम देखो, आपको क्लियर पता चलेगा कि देखो कॉर्नर है ना, वो तीन एटम्स के ऊपर रखा हुआ है। दिखाऊं मैं, देखो देखो एक डायग्राम देखो। ये देखिए ना, जैसे ये एफसीसी का डायग्राम है आपके पेज नंबर 10, मॉड्यूल में पेज नंबर 10। इधर देख लो, दिख जाएगा। ये देखिए, ये एफसीसी है। आपको ये तीन है ना, वो लाइट कलर के एटम दिख रहे हैं जिन पे मैंने मार्क करा है। तीन लाइट कलर के एटम दिख रहे हैं क्या? ये तो है तीनों फेस सेंटर। और ये कॉर्नर कहां रखा है? जस्ट इनके ऊपर। सही है ना? तो वॉइड कहां मिली? जहां ये कॉर्नर का एटम खत्म होगा उसके बाद वॉइड स्टार्ट हो जाएगी। सही बात है। अगर हम यहां देखें कि कॉर्नर में वॉइड कहां होगी, तो ये कॉर्नर का एटम होगा। इस एटम की बाउंड्री यहां तक आ रही है मान लीजिए, तो यहां कौन आ जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। समझे बात? हर कॉर्नर की स्टोरी यही है। अगर यहां वॉइड मिलती है हमें, यहां कोई गोल्ड की बॉल मिल गई मान लो, तो ये अपनी है या किसी को बांट के आएंगे हम? ये तो अपने रूम में है, तो ये तो 100% अपना ही है। किसी और रूम का कंट्रीब्यूशन यहां पे नहीं है ना? तो मैं पोजीशन क्या लिखूं? कहां मिली मुझे ये? जस्ट बिलो द कॉर्नर। कितनी हो गई? कितने कॉर्नर है अपने? 8 है, और हर कॉर्नर के नीचे मिलेगी, तो टोटल 8 हो गई, मतलब 2z के इक्वल हो गई। एफसीसी का जेड 4 था ना? समझे? तो अगर मैं एक एफसीसी का बॉडी डायगोनल बनाऊं, बॉडी डायगोनल, तो देखना बच्चों, सबसे पहले कौन सा एटम मिला? वेरी गुड, कौन मिला? कॉर्नर। उसके बाद कौन मिला? उसके बाद कौन मिला? वेरी गुड। उसके बाद कॉर्नर क्यों मिलेगा? कॉर्नर के बाद बोल रहा हूं टेट्राहेड्रल वॉइड, टीएचवी। यही तो बोला था, जस्ट जैसे इसकी बाउंड्री खत्म होगी टीएचवी चालू हो जाएगी। सेंटर पे कौन मिला? सेंटर पे बॉडी सेंटर मिला, वेरी गुड। अरे अभी तो पढ़ा था ओएचवी, अभी पढ़ा था ना ऑक्टेहेड्रल वॉइड। वापस से यहां कौन मिला? टीएचवी मिला। कुछ और भी मिलेगा क्या? अब जो लास्ट कॉर्नर का एटम है वो मिलेगा। ये क्या बनाया मैंने? हाँ, ये बनाया बॉडी डायगोनल। किसका बॉडी डायगोनल? बॉडी डायगोनल ऑफ एफसीसी। ओके। ये देखो, ये जब हम डिस्टेंस की बात करें तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है बॉडी डायगोनल की? √3 है, वेरी गुड। ये जो डिस्टेंस है इतनी, इसको क्या बोलेंगे? √3a/2 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो है ये क्या है? √3a/4। मतलब कॉर्नर के एटम के सेंटर से लेके जो टीएचवी का सेंटर है उसके बीच की डिस्टेंस है √3a/4। ये आपको याद करना है। मैं एफसीसी इतना डिटेल से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है ना, वो 5 पढ़ेंगे हम, उसमें 4 एफसीसी हैं, तो वहां ये चीजें काम आएंगी। क्या ये डायग्राम आपकी कॉपी में बना हुआ है? वैसे खुद मन नहीं करता कि यार ये डायग्राम नहीं है तो अपन बना ले इसको। हो गई? यार ढूंढो मत, बना लो। 2 बार बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बना लिए बच्चों? ठीक।
हो गया? नहीं हुआ? कोई बात नहीं, मत लिखो फिर, दो। ये देखो, मैंने फर्स्ट लेयर के एटम्स बनाए। आपको क्या लगता है कि इससे क्लोज पैकिंग हो सकती है कोई? नहीं हो सकती ना। हाँ, अगर एटम के जस्ट नीचे एटम रखता तो वो अच्छी पैकिंग नहीं होती। दो एटम के बीच में एटम रख रहा हूं, ये है फर्स्ट लेयर, है ना। सेकंड लेयर देखना, सेकंड लेयर में क्या होगा कि फर्स्ट लेयर को रिपीट कर देना चाहिए, फर्स्ट के एटम के ऊपर एटम रखना चाहिए, या जो वॉइड है उसमें एटम रखना चाहिए। अगर हमें अच्छी पैकिंग लानी है तो हमेशा वॉइड में रखो, है ना। तो जैसे इस एटम के चारों तरफ कितने वॉइड हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। इसको मैंने कवर किया, मान लो इसी साइज के एटम से। अगर मैं इसको कवर करूंगा तो फिर ये कवर नहीं हो पाएंगे, पर ये कवर हो सकती है। मैंने इसको भी कवर कर दिया, ये कवर हो सकती है। सही है क्या? ये कवर नहीं होगी, ये कवर हो सकती है। ये कौन सी लेयर आ गई बताओ? सेकंड आ गई, ये है सेकंड लेयर। अब जो सेकंड लेयर है ना, उसमें आपको दो टाइप के वर्ड्स दिखेंगे, देखना। एक तो ये वाला वर्ड, रेड कलर वाला। इस वर्ड की खास बात यह है कि इसके नीचे फर्स्ट लेयर का एटम है। सही है क्या? एक ऐसी वर्ड है ये वाली जिसके नीचे भी वॉइड है। देखो, सेकंड लेयर की वॉइड, इसके नीचे फर्स्ट लेयर की वॉइड। अब मान लो कि मैं थर्ड लेयर के एटम वापस कहां रखेंगे? वॉइड्स के ऊपर रखेंगे। हमें रिपीट करना ही नहीं है कभी भी। रिपीट करोगे तो अच्छी पैकिंग नहीं आएगी, है ना। जैसे कई बार ये बोले आपसे, कुछ कई सारे ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे जैसे सबसे खराब पैकिंग कौन सी है, और वो ऐसे ऑप्शन होंगे ए बी बी, ए बी बी, इस टाइप से। यहां क्या हो रहा है? लेयर्स रिपीट हो रही हैं। रिपीट होने पर बड़े बड़े गैप आ जाएंगे, एटम के ऊपर एटम रख रहे हो आप, तो ये कभी भी अच्छी पैकिंग नहीं होती। समझ गए ना? अच्छी पैकिंग क्या होगी? कभी भी सेकंड लेयर फर्स्ट जैसे नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां पे, अगर मैं इस वर्ड को कवर करता हूं, अगर इस वर्ड को कवर करता हूं तो जो एटम आएगा वो इस तरीके से आएगा। सही है ना? ये थर्ड लेयर का एटम आएगा। थर्ड लेयर का जो अरेंजमेंट है वो फर्स्ट जैसा है, सेकंड जैसा है, या दोनों में से किसी के जैसा भी नहीं है? किसी का जैसा भी नहीं है। तो इसलिए इस पैकिंग को हम बोलते हैं ए बी सी, ए बी सी। क्योंकि तीन लेयर थी, तीनों की तीनों डिफरेंट थी। एफसीसी का एक और नाम, एफसीसी बोल दो, सीसीपी बोल दो, या एबीसी बोल दो। इसको कवर करते हो आप तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बन के आएगी, इससे जो यूनिट सेल बन के आएगी, वो कौन सी होगी? एफसीसी। क्लियर है? अगर इसके बजाय, तो ये बताओ, एफसीसी में फर्स्ट और फोर्थ लेयर सेम होती है क्या? गिन लो ना यहां से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वापस से आ गया, सेकंड और फिफ्थ सेम है। अगर मान लो हम इसको कवर ना करें और कवर करें हम लोग रेड वाली वॉइड को, जो रेड कलर की वॉइड है ना, इसको मैं कवर करूं, इसको अगर मैं कवर करता हूं तो थर्ड लेयर का अरेंजमेंट एग्जैक्टली फर्स्ट जैसा आ गया। सारे एटम ऐसे कैसे आएंगे? जो फर्स्ट थी वो ही थर्ड है। क्लियर ये बात? और अगर ऐसा होता है तो अब जो पैकिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? HCP। और HCP को ही हम क्या बोलते हैं? ए बी, ए बी, ए बी अरेंजमेंट, है ना। आपको 6 लेयर तक लिखना होता है कम से कम। 6 लेयर दिख रही है? ये वाला आ गया। इसमें अगर हम यूनिट सेल सेलेक्ट करें तो ये यूनिट सेल होगी, देखो। क्या ये हेक्सागोनल यूनिट सेल दिख रही है आपको? पक्का? अब इस हेक्सागन का है ना अरेंजमेंट समझाना मुझे। सबसे पहले, सबसे ऊपर कौन सी लेयर आई है? ग्रीन कलर वाली, है ना। ग्रीन कलर की कितने एटम है यूनिट सेल में, गिनो। 6 है कि 7 है? एक बीच में तो है, कॉर्नर, कॉर्नर, ये 6 तो हो गई कॉर्नर, और एक है फेस सेंटर, है ना। ऐसे
जस्ट ब्लैक वाली देखिए, एकदम नीचे ब्लैक वाली तो एग्जैक्टली ऐसी ही आएगी, फर्स्ट और थर्ड तो सेम है, तो ये ब्लैक वाली लेयर आ गई। इसमें भी एटम वहीं पे ही है, ऑल कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर, ये बन गया। इसके अलावा कहीं और भी एटम है क्या बच्चों? कौन सी? बीच वाले, बीच वाले तो भी हमने बनाई नहीं है ना। बीच वाले में कितने एटम है, काउंट करो। 3 एटम, और वो ऑलमोस्ट इनसाइड द यूनिट सेल है। देखो छोटा छोटा पार्ट कट गया, लेकिन सेंटर अंदर आ गया, और जो मास होता है वो सारा कहां पे होता है? सेंटर में ही होता है। तो आप इसको ही बोलेंगे कि ये इनसाइड आ गया। ऐसा एक प्रिज्म बनता है, बात समझे? इसको बोलते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म। अब यहां अगर आपको जेड काउंट करवाए कि इस प्रिज्म का जेड काउंट करके बताओ, तो कैसे काउंट करेंगे? देखो पहले कॉर्नर के बारे में बात करो, सबसे ज्यादा कॉर्नर ही है यहां पे। यहां जो भी एटम होगा उसका 50% नीचे रहेगा, 50% ऊपर की यूनिट सेल में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे एक बॉल रखी है, तो मैं बोल सकता हूं कि उस बॉल का 50% तो ऊपर के 4 यूनिट सेल के लिए, 50% नीचे के 4 यूनिट सेल के लिए, करेक्ट? ऐसे अगर यहां एटम आया तो इसके ऊपर जस्ट वापस यूनिट सेल स्टार्ट हो जाएगी, इस पे भी हो जाएगी, इस पे भी हो जाएगी, आधा एटम चला गया ऊपर और आधा बचा नीचे, तो 1/2 तो पहले हो गया। सोच के देखो यार, बीच में कट जाएगा वो, है ना, ऊपर की यूनिट सेल के लिए आधा, नीचे के लिए। अब इसका कितना पार्ट हमें मिल रहा है? देखिए 1/3, है ना, कि देखो 1/3 ये, 1/3 ये, 1/3, तो अब 1/3 कर दो, हमें 1/6 पार्ट मिलेगा कॉर्नर का केवल। सही है ना? कैलकुलेशन समझ में आई है? हाँ, पहले मैंने 1/2 किया, फिर 1/3, 1/3, 1/3 फिर मिला। अब यहां पे टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 12 दिख रहे होंगे, 6 नीचे 6 ऊपर, उनका 1/6 प्लस फेस सेंटर कितने? 2, फेस सेंटर का हाफ मिलता है, प्लस ये 3 है वो ऑलमोस्ट इनसाइड द यूनिट सेल है, प्लस 3 कर दो, कितना आ गया? 6। अगर 6 ही आ गया तो जो भी क्लोज पैकिंग लिखा होता है जिसके आगे, एक तो जैसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वो क्या होता था? एफसीसी, और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ऐसा जब भी होगा तो तुरंत लिख दो आप यहां पे कि बताओ OHV कितने होंगे। अभी बताया था ना मैं आपको, जेड के इक्वल 6, है ना। THV कितने होंगे? 2 जेड के इक्वल 12। ये बात आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। ये बात किसके लिए सही है? जिसमें क्लोज पैकिंग लिखा होता है आगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्लियर? कोऑर्डिनेट्स नंबर बोलो। कोऑर्डिनेट्स मतलब एक एटम कितने एटम को टच कर रहा है। वैसे तो आप सीधे बोल दो कि एफसीसी जैसा अरेंजमेंट है ये, तो 12 आएगा, और 12 काउंट भी कर सकते हो। इसको देखो, इसको अपने ही लेयर में कितने एटम टच कर रहे हैं? 6 ब्लैक टच कर रहे हैं। ऊपर ये तीनों क्या इसके ऊपर ही रखे होंगे? वो तो हवा में तो नहीं रह सकते ना। हाँ, 3 यहां ऊपर, ऐसे जस्ट क्या होंगे? 3 नीचे, क्योंकि अरेंजमेंट ऐसा है यहाँ पे, ए बी, ए फिर बी आएगा। कितना हो गया? 12। पैकिंग फ्रैक्शन, ये हम जो बना रहे थे वो एक क्लोजेस्ट पैकिंग बना रहे थे, इससे क्लोज नहीं बन सकती, मतलब 0.74, जो किस में आया था? एफसीसी में, एग्जैक्टली वही आएगा। बस इतनी सी बातें ध्यान देनी है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात? एक लास्ट टॉपिक यहां पे आता है, डेंसिटी। डेंसिटी की कैलकुलेशन देखो कितनी आसान है। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब मैं वॉल्यूम किसका लूंगा बताओ? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो मुझे मास भी किसका लेना पड़ेगा? बिल्कुल, मास ऑफ यूनिट सेल लेना पड़ेगा। यूनिट सेल का मास कैसे लिखेंगे? देखो, मान लो एफसीसी है ना, एफसीसी है, तो एफसीसी मान लो आयरन का एफसीसी है, आयरन था उसने एफसीसी बनाया, तो आयरन के कितने एटम हो गए यूनिट सेल में? 4। तो सबसे पहले आप 4 लिख दोगे, फिर आयरन का मास लिख दोगे कितना? 56 AMU। AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आ जाएगा।
अब एफसीसी का वॉल्यूम क्या आएगा, ए क्यू। कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऊपर मास लिख दिया, नीचे वॉल्यूम लिख दिया। अब आपको ये बात अच्छे से पता होगी कि जो 1/n है वो कितना होता है, 6.0 सॉरी 1.66 इंटू 10⁻⁻24। चाहो तो आप इसको 1/n भी लिख सकते हो, सही है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या बना, ये तो बन गया जेड, ये बन गया एम इन ग्राम, ये सीधा ग्राम में आएगा। इसको क्या लिख दिया मैंने, 1/n, और ये क्या आ गया, वी आ गया। यहां आपको बार बार एक काम करना पड़ेगा कि ये वी निकालना होगा, और वी निकालने के लिए हमेशा एटम की रेडियस दी जाएगी। फिर आप ध्यान रखना, अगर सिंपल क्यूब है तो ए इक्वल टू 2r से कर लेना, बीसीसी है तो √3 = 4r से कर लेना, एफसीसी है तो √2 = 4r से। इनको मत भूल जाना बिल्कुल भी, ये तो बार बार ही काम आएंगे। आपको जनरली रेडियस दी होती है, उससे ए निकालेंगे, इधर ए क्यूब रखेंगे। जनरली कैलकुलेशन होती है ग्राम पर एमएल में, और ये बात सबको पता है कि 1 cm³ = 1 ml, पता नहीं बात है। तो यहां जो मास है ना वो तो आप ग्राम में लिख देंगे, और इसको हमेशा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे उसने बोला कि 10 एंगस्ट्रॉम ए है, बताओ ए की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पे, बिल्कुल सही बात आप लिखोगे, देखो 10 × 10⁻⁻10 मीटर हुआ ये, बट 1 मीटर = 100 cm होता है। इस वैल्यू को यहां रिप्लेस कर दो, 10 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ये ध्यान रखेंगे, कई बार हम वो देखना एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 रख के कर देते हैं सोल्व, और डेंसिटी जो आएगी ना ऐसे नॉर्मल वैल्यू आएगी, 2 आ गई, 10 आ गई, है ना, 10 आ गई, 20 आ गई, 25 आ गई, 40 आ गई। ऐसे नहीं, डेंसिटी आपकी 2000 आ रही है। अब 2000 आ रही है, इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं पावर में गड़बड़ कर दी। डेंसिटी क्या हुआ करती है सॉलिड्स की, 10, 12, 15, है ना, 40, इस टाइप की होती है। तो ऐसे बहुत बड़ी डेंसिटी नहीं आनी चाहिए, समझे मेरी बात। ये हमने क्या पढ़ लिया, मेटेलिक सॉलिड्स। जब पहले ठंड होती थी ना तब तो ये एसी चलाते थे, अब गर्मी है तो फैन भी नहीं चला रहे, सही तरीका है। आयोनिक सॉलिड्स, यहां एक दो बातें वहां से कुछ अलग होंगी, वो देख लीजिए। सबसे पहले वहां सारे एटम्स एक ही साइज के होते थे, याद है, यहां अलग अलग साइज के होंगे। जैसे एनएस, इधर देखो, हाँ, एनएसीएल स्ट्रक्चर है जैसे, तो Cl- कहां पे है, वो पूरा क्रिस्टल वो बना रहा होगा, यूनिट सेल बना रहा होगा, लैटिस पॉइंट्स पे होगा। और जो छोटे छोटे एन है वो कहां जाएंगे, बीच में जो वर्ड्स बनेंगे ना उसमें घुस जाएंगे। ये वर्ड्स इसलिए पढ़ाई थी मैंने आपको, पहले तो ये बात अलग हुई। वहां से वहां क्या था, वहां कोई मेटेलिक सॉलिड में कोई वॉइड में कोई नहीं रहता था, कहां पे होते थे सारे, लैटिस पॉइंट्स पे। अब जो छोटे एन है वो वर्ड्स में चले जाएंगे। वहां कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब था एक एटम कितने एटम से सराउंडेड है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कैटायन का कोऑर्डिनेशन अलग, अनायन का अलग। कैटायन का कोऑर्डिनेशन मतलब वो कितने अनायन से सराउंडेड है, अनायन का मतलब वो कितने कैटायन से सराउंडेड है। और डेफिनेटली होगा सही, कैटायन अनायन से सराउंडेड होगा, अनायन कैटायन से। कैटायन कैटायन से सराउंडेड हुआ तो वहां तो रिपल्शंस होंगे, वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगी। एक और पॉइंट जो ध्यान देना होता है, ये देखो मैंने 3 स्ट्रक्चर बना दी मैंने। पहले में यहां कैटायन रखा हुआ है, और ये कौन है, अनायन, ये कैटायन है। दूसरे में ये कैटायन है, ये अनायन है। थर्ड में ये कैटायन है, ये अनायन। क्या लगता है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर ये आयनिक कंपाउंड हुआ ना, कैटायन अनायन होगा तो आयनिक कंपाउंड हुआ। फर्स्ट स्ट्रक्चर स्टेबल है क्या, स्टेबल।
आप बोलेंगे अनस्टेबल, पैकिंग ही नहीं हुई। उस कैटायन को इससे भी छोटी वर्ड में जाना पड़ेगा, यहां तो ये फिट ही नहीं हुआ। दूसरी वाला, दूसरा लेस स्टेबल है। आप बोलेंगे पैकिंग तो हो गई, पर यहां पे देखो अनायन अनायन के बीच में कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। यहां ये मोर स्टेबल। ओके, जैसे इस वर्ड की बात करूं मैं, ये वर्ड है, इस वर्ड में यहां R बाय R जो इसका एक्चुअल रेशियो है वो आता है 0.155 होता है। ये याद नहीं करना, ये वर्ड काम की नहीं है अपने। अब तो सिंपली देखो कि यहां कंप्लीटली फिट है कि नहीं है। कंप्लीटली फिट है तो रेशियो एग्जैक्ट यही आएगा, और जब ये रेशियो होता है तो वो आयनिक कंपाउंड रिलेटिवली लेस स्टेबल होता है। और यहां जो रेशियो है वो कितना है, ग्रेटर देन 0.155 है कि नहीं, बताओ। बड़ा है ना, क्योंकि कॉन्टेक्ट ही खत्म हो गया इनका, और इस केस में स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने दो टाइप के वर्ड पढ़े थे ना अभी, टीएचवी। टीएचवी में R बाय R कितना था, 0.225। ये तो एक्चुअल रेशियो है, पर टीएचवी है ना, ये रेशियो मेंटेन कर सकता है। अब तो कैटन एनायन लिख देते हैं इसको, ये रेशियो मेंटेन कर सकता है। आपको समझे, परफेक्टली तो ये है टीएचवी, मतलब ऐसा वाला केस हो गया है। तो इससे थोड़ा बड़ा भी हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एटम थोड़े थोड़े दूर चले जाएंगे और इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर रेशियो इससे बड़ा भी हो ना तो भी चलेगा, हम उसको टीएचवी में ले लेंगे। लेकिन इससे इसके इक्वल नहीं आना चाहिए। इसके इक्वल आ गया तो फिर वो नेक्स्ट वर्ड में चला जाता है, कौन से वाले में, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। यहां 0.414 होता है, और आइडियल सिचुएशन क्या है इसकी, 0.414 हो या इससे ज्यादा हो, लेकिन किससे कम हो, 0.732 से। उसके बाद आती है क्यूबिक वर्ड। क्यूबिक वर्ड कौन सी होती है बताओ, एट द सेंटर ऑफ क्यूब, सिंपल क्यूब, जिसको सबसे पहले पढ़ा था हमने, वो कैलकुलेशन करवाई थी, सिंपल क्यूब के सेंटर में कितनी साइज का एटम रखूं। इसका रेशियो एग्जैक्टली 0.732 है, पर इससे बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन वो 1 से कम होना चाहिए। समझे बात। आयोनिक कंपाउंड में आपको ये बात पता होनी चाहिए, उसके बाद इतना आसान सा है, 1 मिनट में सारी बातें बता दोगे। आपके मॉड्यूल में एक डरावनी सी टेबल बनी हुई है ना, वहां से प्रॉब्लम भी पूछी जाती है, याद भी करने के लिए होती है। तो उस टेबल को मैं समझाता हूं, अगर आपने ध्यान दिया ना तो आप वो टेबल छोड़ो, बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी कर लोगे, इसका ध्यान रखोगे। सुनो, सबसे पहले स्ट्रक्चर जो अपने सिलेबस में है वो है NaCl टाइप, या उसको क्या बोलते हैं, रॉक सोल्ट टाइप। यहां जो रेडियस रेशियो है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो रेशियो इस रेंज में आता है, 0.414 से बड़ा लेकिन 0.732 से छोटा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये किस रेंज में है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। बड़ा आयन कौन सा हुआ, Na+ की Cl-, अनायन बड़ा हुआ ना। अब बताइए, मैं टोटल 5 स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा जिसमें फर्स्ट 4 क्या होंगी, FCC, सब FCC। सभी का ध्यान इधर ही है। बताओ Cl- जो बड़ा आयन है वो कहां रहेगा, ऐसे बोल दो, ऑल लैटिस पॉइंट्स ऑफ FCC, ऐसे बोल दे। अगर ऐसा है तो इनका जेड कितना आएगा, FCC का जो जेड होगा उनका आएगा, है ना, 8 कॉर्नर्स और फेस सेंटर से सारे, आप जेड कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। अगर ऐसा है तो Na+ कहां जाएगा, तो आप देखो ये रेंज किस में आ रही है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में, तो ये क्या आएगा, ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड अपने दिमाग में सोच लो कैसी होती है, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, एक ऊपर एक नीचे, ध्यान है ना। ओके, इनका जेड कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो जेड के इक्वल ही होती है, 4। क्या ये बात समझ के, ऑक्टाहेड्रल वर्ड का नंबर कितना होता है, इक्वल टू जेड। तो यहां से फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या हुआ,
इसमें सोडियम कितने हैं 4, क्लोरीन कितने हैं 4, मतलब 4 NaCl मिलकर 1 यूनिट सेल बनाते हैं। अगर आपके पास 100 NaCl है तो आप कितने यूनिट सेल बना दोगे 25 बना दोगे। मास ऑफ यूनिट सेल कितना हुआ बच्चों 4 इंटू 58.5 AMU। NaCl का मास है 58.5 और ऐसी 4 यूनिट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स नंबर बोलना बच्चों, कोऑर्डिनेट्स नंबर अब आप पहले वर्ड से किया करो हमेशा सोल्व, वर्ड से। ये कौन सी वर्ड में है ऑक्टेल वर्ड ऐसी होती है, तो बोलोगे ये क्या है, अरे ऐसे 4 एटम ऐसे, एक ऊपर एक नीचे। अगर कोई यहां फंसा हुआ है यहां पे तो कितने एटम से सराउंडेड होगा 6। अब एक और चीज याद करो, जब भी यहां पर 1:1 का रेशो है तो इनके जेड भी सेम होंगे, जेड तो सेम होंगे, सेम है तभी तो 1:1 का रेशो है, और उनके कोऑर्डिनेट्स नंबर भी हमेशा सेम होंगे। समझे बात, जब भी 1:1 का रेशो है तो। क्लियर। अगर हम यहां समझें कि यूनिट सेल कैसी होगी, डायग्राम से समझें तो कैसी होगी देखो, ये ऐसे होगी। सारे कॉर्नर्स पे कौन है Cl-, सारे फेस सेंटर्स पे वो भी Cl-। अब Na+ की पोजीशन समझाओ, क्या यहां Na+ है, यहां सारे सारे एस सेंटर्स पे, ओके, और इसके अलावा बॉडी सेंटर, ऐसा हो गया। ओके, अगर इसका अपन ये एक एज बना, इसको ए बोलेंगे ना, यही तो बोलेंगे। अगर इसका एक एज बनाएंगे आप तो ये ऐसा दिखेगा आपको कि यहां कौन रहेगा, कॉर्नर पे कौन रहेगा Cl-, उसके बाद इससे कनेक्टेड Na+ होगा, उसके बाद Cl- होगा, और ये डिस्टेंस कितनी है टोटल ए। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2r प्लस 2r-, प्लस का मतलब सोडियम, इक्वल टू ए, बोलो ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ में आया शायद, आ गया ना। ये ऐसे बोल सकते हो कि इसमें r+r- इक्वल टू क्या आएगा a/2। ये बहुत बेसिक सी बात थी कि वहां Cl- से स्टार्ट करेंगे, बीच में कौन आ जाएगा Na+, दोनों आपस में टच कर रहे हैं तो दोनों की रेडियस का सम क्या आना चाहिए, हाफ ऑफ द सेंटर। क्लियर है ना, वही तो आ रहा है कि दोनों का सम क्या आएगा, हाफ ऑफ द सेंटर। यहां से चलना स्टार्ट किए और यहां पहुंच गए तो ये a/2 डिस्टेंस है कि नहीं है, बस वही छोटी सी बात बता रहा था। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, बताना सही है कि गलत है। NaCl स्ट्रक्चर में Na+ है वो FCC का लैटिस बनाता है, और Cl- है वो ऑक्टाहेड्रल में होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है ना। आप चाहे इसको ऐसे बोल दें या रिवर्स करके बोल दें, दोनों का एक ही मतलब है। मैं समझाता हूं कैसे, देखो। इसके बाद अगली यूनिट सेल, यहां कौन Cl-, सारे फेस सेंटर पे भी बन गए सारे, ये तो Cl- हो गया। Na+ कहां पे है, अब कोई ये बोले कि यूनिट सेल का सिलेक्शन, इसमें यूनिट सेल का सिलेक्शन करो, हमने तो ये सिलेक्ट कर लिया। कोई बोले नहीं मैं तो यहां से सिलेक्ट नहीं करूंगा, यूनिट सेल सिलेक्ट करना तो मेरी मर्जी है ना, मैं करूंगा ऐसे, मैं तो यहां से करूंगा ऐसे, मेरी तो यूनिट सेल ये है। यूनिट सेल से उसको रोक नहीं सकते, वो जो बोलेगा ना वो यूनिट सेल है उसकी, उसने अकॉर्डिंग टू रूल सिलेक्ट किया है। अगर वो ऐसे यूनिट सेल बनता है बनाता है
तो देखो आप, अब कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे कौन आ गया? Na+ आ गया, एग्जैक्टली वैसे के वैसे। और Cl- कहां आ गया? एज सेंटर पे आ गया, बॉडी सेंटर पे आ गया। तो जब भी अगेन 1:1 की स्ट्रक्चर हो ना, 1:1 रेशियो हो, तो अगर उल्टी लैंग्वेज लिखी हो तो भी वो बात बिल्कुल सही है। मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है कि Cl- होगा लैटिस पॉइंट्स पे और Na+ होगा ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। इसका रिवर्स भी सही है कि Cl- होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, Na+ कहां पे होगा? ऑल लैटिस पॉइंट्स पे। बात समझे? ये आयनिक सॉलिड्स हैं, ये नीट के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग, ये हाँ अपने बोर्ड में नहीं है। तो ये NaCl स्ट्रक्चर थी, मेरे हिसाब से सब क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसके स्ट्रक्चर हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे। यहां से जो बातें पूछी जाती है ना, वो बस ऐसे सोचोगे, आपके लिए इतना सा ध्यान रखोगे Na+ ऑक्टाइड वॉइड में है, उसके बाद अगली स्टोरी सारी अपने आप निकलेगी। देखो अगला एग्जांपल समझाता हूं, एक बात बताऊंगा फिर आप खुद ही बोलते जाएंगे। नंबर 2 पे ZnS टाइप। बोलिए बच्चों, यहां जो रेडियस रेशियो है ना, वो आ रहा है 0.225 से बड़ा, लेकिन 0.414 से छोटा। बताओ ये कौन सी रेंज हुई? मैंने बोला फर्स्ट जो 4 है ना, वो सब FCC होंगे। यहां बड़ा एन कौन सा हुआ? सल्फाइड। अनायन नीचे लिखा है ना, तो उसके हिसाब से सल्फाइड की पोजीशन क्या हुई? ऑल लैटिस पॉइंट्स ऑफ FCC। मतलब जेड कितना हो गया? 4 हो गया, राइट। जिंक +2 वो कहां है बोलो? वो टेट्राहेड्रल में आएगा। ये कैसे पता चला? इसको देख के, इसको देखते ही पता चल गया। ये क्या कर रहे हैं, इधर देखो, ऑल सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड हमें पता लग गया। अब एक दिक्कत आ रही है कि टेट्राहेड्रल वॉइड है ना, वो तो 8 होती है, 2Z होती है ना। अगर वो 8 होंगी, इसका मतलब तो जिंक तो आप बोल रहे हो कि 8 है और सल्फाइड है वो 4 है, तो यहां से तो जो फॉर्मूला है वो ऐसा बनना चाहिए। पर फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? ZnS। आपको क्लियर पता चल रहा है कि रेशियो क्या है? 1:1। अब क्या करें? बिल्कुल सही बता रहे हो कि ये है ना, ये है अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, मतलब 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अगर 50% में होगा तो जेड क्या आएगा? 4 आएगा। 8 थे, 4 में आ गया वो। समझे? अब देखना कोऑर्डिनेट्स नंबर 1 सेकंड में आएगा। THV याद करो कैसे होती है? THV, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, एक ऊपर रखा है। अगर कोई बीच में एटम फंसा हुआ है तो वो 4। अगर ये 4 तो यहां भी 4, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूं कि जिंक +2 ने FCC का लैटिस बनाया, ये ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है। बोल सकते हो 1:1 रेशियो है, बोल सकते हैं ना? ओके। फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल बोलो, ये यहां से पता चलेगा। जेड मतलब नंबर ही होता है, कितना? Zn4S4। मास 4 इंटू जिंक का ऑलमोस्ट 65, इसका 32। ये भी समझ के क्या? AMU, AMU या यू बोल दें, सोच के बताना। R Zn+2 प्लस RS-2 क्या आएगा? कौन बोला? कितना? √3a/, वेरी गुड, √3a/4। कुछ देर पहले मैंने आपको FCC का वो बनाया था, बॉडी डायगोनल, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए तो बनाया था। ऐसा नहीं था वो कि देखो यहां होगा सल्फाइड, ओके, उसके बाद यह कौन आएगा? जिंक +2 आएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, THV। उसके बाद आगे कौन आता है? OHV, ये खाली है, कोई नहीं है। इसके बाद कौन आएगा? उसके बाद वापस खाली है, कोई नहीं आएगा। और उसके बाद ये आ गया वापस सल्फाइड। ये खाली क्यों है? ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में है। एक बॉडी डायगोनल पे केवल एक ही जिंक +2 हो सकता है। अगर ये सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड होते ना, तो यहां भी आता, यहां भी आता। अब मैंने आपसे पूछा था कि कॉर्नर से लेके THV की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? √3a/4। अच्छे से याद करनी है बात।
आया समझ में? आसान है स्ट्रक्चर, बस इतना नॉलेज होना चाहिए। ये जिंक जेडएनएस टाइप है ना, इसका एक और नाम है जिंक ब्लेंड टाइप की है ये, जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड क्या होता है? जिंक का काफी ज्यादा मिलने वाला और है ये, जिंक पैराइटीज भी बोलते हैं इसको। हो गया बच्चों? फिर दो स्ट्रक्चर हो आएंगे, है ना? वो मैं फॉर्मूला लिखते हैं, आप बता दोगे कि कौन सी वर्ड हो सकती है, बस थोड़ा दिमाग लगाना। शुरू की 4 स्ट्रक्चर में एफसीसी यूनिट सेल हैं सारी की सारी। थर्ड, थर्ड कौन सी? Na2O टाइप। और फोर्थ CaF2 टाइप। इसमें कोई एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्लोरस्पार टाइप, सॉरी फ्लोराइड टाइप, फ्लोराइड टाइप। एक फ्लोराइड, एक एंटी फ्लोराइड। तो आपको याद है ना ये कंपाउंड फ्लोरस्पार होता है, वो मेटलर्जी में याद करो, एल्यूमिना की मेटलर्जी करते हैं ना, तो इसमें CF2 डालते हैं और क्रायोलाइट डालते हैं, याद है? क्यों डालते हैं? कंडक्शन बढ़ा देता है, और मेन काम होता है मेल्टिंग टेम्परेचर कम कर देता है इसका। Al2O3 को पिघलाने के लिए, मेल्ट करने के लिए 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, इनकी प्रेजेंस में वो 900 पे पिघल जाता है। ये देखो, तो ये फ्लोर स्पार है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फ्लोराइड टाइप। और ये उसका उल्टा होगा, तो ये एंटी फ्लोराइड टाइप। चलो बताओ बच्चों, यहां कौन से वाले वर्ड्स कवर होंगे, सोच के बताओ। मान लो आपको याद नहीं है, सोच के बताया आपने, एकदम भूल गए आप, फिर आप सोच रहे हो कि यार कौन सा हो सकता है। टेट्राहेड्रल, कौन बता रहा है टेट्राहेड्रल? बता सकते हो, कैसे पता चला? ये डबल नंबर और पॉसिबल ही नहीं है। जो सोडियम है ना, वो इससे डबल आ रहे हैं, वो कब पॉसिबल है? कि एक तो जेड के इक्वल हो और एक 2Z हो। भाई एक इनमें से कोई ना कोई क्या बनाएगा, लैटिस पॉइंट बनाएगा। तो लैटिस पॉइंट कितने होंगे? 4 होंगे। अब दूसरा उसका डबल आना चाहिए, 8 आना चाहिए। ऐसा कब पॉसिबल है? ओनली THV। इसमें भी ओनली THV। समझ गए ना? तो यहां तो मुझे रेडियस रेशियो लिखने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही याद आ जाना चाहिए। रेशियो 1:1 नहीं है, तो डेफिनेटली THV कवर होगी। समझे बात? अब इसे खुद ही समझ जाओ कि O-2 कहां है। बिल्कुल, ऑल लैटिस पॉइंट्स ऑफ FCC। जेड लिख दो तुरंत, 4। Na+ कहां पे है? ऑल T है ना, ऑल THV, टेट्राहेड्रल वर्ड्स। 2Z मतलब 8। अगर कोई THV में है, तो डेफिनेटली उसका कोऑर्डिनेट नंबर कितना आएगा? 4 आएगा। और अगर ये 4 आएगा, तो इसका 8 आना श्योर है। कैसे? कि ये जो है ना, ये 4 ऑक्सीजन से सराउंडेड है, यही तो मतलब हुआ इसका। भाई इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये 4 ऑक्सीजन सराउंडेड है, तो डेफिनेटली ये 8 से सराउंडेड हुआ, क्योंकि इनका नंबर इनसे डबल है। चलो ये तो हमने सोच के लिख दिया। वैसे काउंट करो, डबल डबल कैसे हुआ, 8 कैसे हुआ? तो कोई एक ऑक्सीजन कंसीडर कर लो, मान लो उस कॉर्नर पे ले लेते हैं। ऑक्सीजन कहां पे है? कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स। कॉर्नर की बात कर लेते हैं। इस कॉर्नर के चारों तरफ कितने क्यूब हैं? बचपन से 8 थे, चैप्टर की शुरुआत ही यहां से की थी, 8 होंगे ना यार। सोच रहे हैं कई लोग, सबको जाते को जाते 8 है ना। अब आप बोल रहे हो कि जस्ट कॉर्नर के नीचे क्या होता है? THV। हर क्यूब में ऐसा ही होगा। कितने होंगे THV? 8 होंगे, तो 8 से सराउंडेड है वो। या वैसे सोच लो, देखो ये क्या है? फेस सेंटर। इसके चारों तरफ THV काउंट करो, एक वो रही, कहां रही? दीवार पे ढूंढ रहे हो? अरे जस्ट ऐसे कॉर्नर के नीचे, एक नीचे वाले कॉर्नर से ऊपर, एक उस कॉर्नर से नीचे, एक उस कॉर्नर से ऊपर। कितने हो गई? 4 हो गए। 4 अपने रूम में, 4 उस रूम में, 8 आ गए। और ये यहां से भी कर सकते थे हम। ये बहुत सिंपल सी बात है कि अगर नंबर डबल, तो कोऑर्डिनेट नंबर डबल।
फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल, यहां से देख के बोल दो ना, Na कितने हैं 8 और ऑक्सीजन 4। मास कैसे निकालेंगे कि ऐसी 4 यूनिट्स मिलकर एक यूनिट सेल बनाती हैं, तो इसका मास इंटू 4 कर देंगे। सोच के बताना, RNA प्लस प्लस RO-2 कितना आएगा? वापस वही, अरे THV है ना, तो कॉर्नर से THV कितना दूर होता है? √3a/4। आसान बात थी। अब देखो इसके लिए है ना, आप लोग बोलोगे अब इसमें डबल कौन है? अच्छा इसमें है ना, जैसे ये आपने लिखा, इसका रिवर्स नहीं बोल सकते। वो रिवर्स कब बोला था? जब 1:1 है। अब तो पॉसिबल ही नहीं है, नंबर ही सेम नहीं है, है ना? ओके, या बताओ लैटिस कौन बनाएगा? ये 4 होंगे या 8 होंगे? फॉर्मूले में दिख रहा है कि कैल्शियम +2 कहां होगा? ऑल लैटिस पॉइंट्स ऑफ FCC, F माइनस ऑल THV। आगे की स्टोरी पूरी सेम। जेड कितना 4, तो 8 कॉर्नेस्ट नंबर। ये THV में है 4, ये 8 आना चाहिए। कैसे? क्योंकि इनका नंबर डबल है। ये इसका देखो, इसका कोऑर्डिनेशन मतलब कैल्शियम कितने F- से सराउंडेड है, तो आप बोलोगे इसका डबल है, तो डेफिनेटली 8 से सराउंडेड होगा। अभी काउंट किया था ना अपन ने। हाँ। यहां पे भी वो फॉर्मूला ऑफ यूनिट सेल क्या आएगा? इससे आ जाएगा, है ना? यहां पे भी ये C कैल्शियम +2 और ये F- ये कितना आएगा? √3a/4 ही आएगा। सब कुछ देखते ही पता चल रहा है, अगर स्टोइकोमेट्री 1:1 नहीं है तो डेफिनेटली वहां THV ऑक्यूपाइड होंगे। आसान बात है। एक को फ्लोराइड, एक को एंटी फ्लोराइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां ऐसे है कि यहां कैटायन लैटिस बना रहे हैं या अनायन लैटिस बना रहे हैं। यहां कैटायन THV में है, यहां अनायन THV में है, इसलिए इसको एंटी फ्लोराइड बोल देते हैं। फ्लोरीन वाला फ्लोराइड। ठीक है। कितने आयनिक स्ट्रक्चर हो गई? 4। ये चारों कौन सी हुई? FCC। एक लास्ट बची है, सीजियम क्लोराइड टाइप। सीजियम क्लोराइड टाइप, ये थोड़ी अलग टाइप की। देखो सीजियम काफी बड़ा कैटायन हो जाता है ना? कौन से पीरियड में आता है? 6th में आता है ना। सीजियम के लिए तो फ्रेंडशिप भी तो आएगा। हाँ। यहां इसलिए जो रेडियस रेशियो है ना, नहीं बड़ा तो अनायन ही है नेगेटिव चार्ज की वजह से, लेकिन ये रेशियो है ना इतना आ जाता है, इस रेंज का। मतलब क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड के हिसाब से देखो आप, Cl- कहां रहेगा? बड़ा एन है तो लैटिस पॉइंट कौन से होते हैं सिंपल क्यूब में? बस ऐसे बोलो, ऑल कॉर्नर्स, ब्रैकेट में लिख दो सिंपल क्यूब। और सीजियम प्लस कहां पे है? बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर मतलब क्यूबिक वॉइड, समझ गए ना? जेड बोलो, अगर कोई 8 कॉर्नर्स पे है तो 8 का 1/8 करोगे आप, कितना आएगा? 1। अगर ये 1 आएगा तो भी 1 आएगा, क्योंकि बॉडी सेंटर तो एक ही होता है। और वैसे भी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, फिर तो कोऑर्डिनेट नंबर भी सेम आएंगे। ओके, अगर कोई बॉडी सेंटर में रखा हुआ है तो कोऑर्डिनेट नंबर कितना हुआ? 8 हो गया। अगर इसका 8 तो इसका भी 8। इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं कि सीजियम तो है कॉर्नर्स पे, ये है बॉडी सेंटर पे, बोल सकते हैं ना, 1:1 रेशियो है। तो ये तुरंत बताना फॉर्मूला, तो दोनों एक एक हैं तो सीजियम क्लोराइड ही रहेगा। आर सीजियम प्लस RCl-, जल्दी बताओ। वहां कॉर्नर पे है Cl-, मिड में है सीजियम, तो वहां की डिस्टेंस हुई √3a/2। हो गया बस, ये स्टोरी थी पूरी। क्या अभी टेबल समझ में आ जाएगी? आज ही पढ़ोगे आप, सारी बात समझोगे ऐसे। जो मैंने बताया ना, कई सारी बात ट्रिक बताई, 1:1 होगा तो ऐसा होगा, 1:1 नहीं हुआ तो THV ऑक्यूपाइड होंगी। तो ये सारी बातें आपको है ना ध्यान रखनी है अच्छे से। ऐसे करोगे तो आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा।
उसके बाद डिफेक्ट इन सॉलिड्स, बहुत ही कंसेप्चुअल है, किसी को लगता होगा ऐसे कि ये तो रटने के हैं, तुरंत समझ में आते हैं, है ना। देखो पूरी स्टोरी की तरह सुनना जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइंट, एक होता है लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये है कि हमने जो सॉलिड भी पढ़ा था एग्जैक्टली वैसा नहीं मिला, कुछ पॉइंट्स पर या तो कोई और एटम आके बैठा हुआ था या कुछ पॉइंट से एटम गायब थे। दिक्कत कहां पे थी? कुछ पॉइंट्स पे, तो पॉइंट डिफेक्ट। ये पूरी लाइन ही खराब है इसकी, समझ गए ना। एक लाइन को हमने ऑब्जर्व किया, पता चला लाइन ही गायब है, पूरी है ही नहीं। ये हम नहीं पढ़ने वाले, ये अपने सिलेबस में नहीं है। पॉइंट डिफेक्ट है बस केवल। पॉइंट डिफेक्ट फिर दो टाइप के होते हैं, एक स्टोइक्योमेट्रिक, एक नॉन स्टोइक्योमेट्रिक। ये जो क्लासिफिकेशन है वो है आयोनिक सॉलिड्स के लिए। इसका मतलब क्या होता है कि डिफेक्ट आने के बाद, एक NaCl था, NaCl का एक क्रिस्टल था, पता चला कि वहां से 5Na+ और 5Cl- भाग गए, तो उसके बाद NaCl का फॉर्मूला क्या रहेगा? एक NaCl का लैटिस था, वहां से 5Na+ और 5Cl- भाग गए, उसके बाद फॉर्मूला क्या रहेगा उसका? NaCl ही रहेगा। जितने Na+ गए उतने कौन गए? Cl- गए। तो यहां कभी भी स्टोइक्योमेट्री नहीं बदलेगी, डिफेक्ट के बाद भी स्टोइक्योमेट्री नहीं बदलेगी, इसमें बदल जाएगी। आपने एक ऐसा कंपाउंड पढ़ा था Fe0.93O, याद है? ये बचपन से ऐसा नहीं था, ये बाद में हुआ ऐसा। पहले ये FeO था, बाद में इसके नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट हुआ और ये ऐसा बन गया। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टोइकोमेट्री जो पहले थी वो नहीं रहती, बदल जाती है। पहला डिफरेंस समझ में आ गया? तो ये जो है ना, ये किन के लिए है? आयोनिक के लिए। मेटेलिक में तो ये हो ही नहीं सकता। कैसे? एक आयरन था और उसमें कुछ आयरन भाग गए या कुछ आयरन और आ गए, तो वहां वो तो आयरन ही रहेगा, वहां तो स्टोइकोमेट्री होती ही नहीं है। तो ये डिफेक्ट किन के लिए है? आयोनिक सॉलिड्स के लिए। ये दोनों अपने सिलेबस में, यहां 3 टाइप के हैं लेकिन अपने मॉड्यूल में 2 टाइप के दे रखे हैं, तो मैं 2 ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। एक तो है सोटकी और एक है फ्रैंकल। सही से सुनना, एक सॉलिड था और उसमें कोई एक आयन था, उस आयन को कुछ शैतानी सूझी और वो बोला कि मैं अपनी जगह छोड़ के जाऊंगा। समझ गए ना? उस आयन ने जगह, अपनी जगह छोड़ी। अब अपनी जगह छोड़ने के बाद उसकी इच्छा क्या थी? मैं यहीं से कहीं और कहीं जाके घुस जाता हूं, अपनी जगह छोड़ूंगा, कहीं और घुस जाऊंगा, बाहर नहीं जाऊंगा, बाहर तो मैं खो जाऊंगा। समझ के बाद वो, और ये मान लीजिए कि NaCl स्ट्रक्चर थी। NaCl स्ट्रक्चर में जो Na+ है ना, उसने डिसाइड किया कि वो घूमने जाएगा, वो अपनी जगह पे नहीं रहेगा। वो कहां पे था? OHV में था। अगर वो OHV छोड़ता है, तो आपको पता है कि FCC में 2 ही टाइप के वर्ड होते हैं, OHV और THV। तो उसको जगह मिली THV, क्या वो THV में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है? THV तो बहुत छोटा है, समझ गए ना। तो अगर वो वहां से अपनी जगह छोड़ देता है तो वो जगह उसको वापस नहीं मिल पाई, उसको कोई दूसरी जगह मिली THV, वहां वो सेट हो नहीं पाया और उसको लैटिस ही छोड़ के जाना पड़ा। अगर एक Na+ जाएगा तो Cl- को भी पीछे पीछे जाना पड़ेगा। अगर Cl- चला गया तब तो ये डिफेक्ट, Cl- नहीं गया, केवल Na+ गया, तो ये डिफेक्ट। अरे ओनली Na+ जाएगा तो स्टोइकोमेट्री बदलेगी कि नहीं बदलेगी? और अगर एक Na और एक Cl दोनों चले गए तो नहीं बदलेगी, तब ये आएगा। दोनों चले गए तो Na+ भी चला गया, Cl- चला गया, तो ये वाला आएगा। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब Cl- को जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है कि OHV में था और वो छोड़ के चला गया, लैटिस छोड़ के चला गया, तो उस डिफेक्ट को बोलते हैं सोट के डिफेक्ट। आसान नहीं है बात समझना। अब इसमें जैसे जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में भी, IIT के अंदर भी पूछा हुआ है ना। हाँ, डेंसिटी देखते ही पता चल गई, कम होगी डेंसिटी। अरे डेंसिटी तो मास बाय वॉल्यूम, मास कम नहीं हो गया क्या? आयन छोड़ के चले गए तो डेंसिटी कम हो गई, इसमें डेंसिटी का क्या? इसमें पूछते हैं जनरली जब कैटायन की साइज बड़ी होती है तो कौन सा डिफेक्ट होता है? तो बड़ी होती है मतलब वो कहां पे है? OHV में।
भाई अधिकतर क्रिस्टल्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है ना एफसीसी है। एफसीसी में दो टाइप की वोइड है ना, OHV THV। अगर कोई OHV में है और वहां से वो निकल गया तो उसको बारी भागना पड़ता है, तो वहां कौन सा डिफेक्ट आएगा, सोट के। तो इसके एग्जाम्पल हुए NaCl टाइप वाले हो गए, इनमें ऐसा होता है ना। सीजियम क्लोराइड वाला बोल दो, सीजियम क्लोराइड वाला कहां है, क्यूबिक में है। अगर वो क्यूबिक छोड़ दे तो उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, और कोई वर्ड ही नहीं है वहां पे। बात समझे? तो यहां पे जो आयंस हैं वो सुसाइड कर लेते हैं एक तरीके से, छोड़ के चला गया, निकला तो घूमने था, है ना। अब देखो सपोज करो ये ही क्रिस्टल है ना, वो होता जिसमें ये ले लू मैं Na2O। Na2O में आयरन कहां होता है, सॉरी Na+ कहां होता है, THV में। अगर ये अपनी जगह छोड़ दे, जगह छोड़िए, जाना नहीं चाहता, तो उसके पास एक और ऑप्शन है, क्या, OH में फंसा रह सकता है। बात समझ गए ना, जगह तो छोड़ दी लेकिन लैटिस छोड़ के नहीं गया, तो फिर डिफेक्ट कौन सा आएगा, फ्रैंकल। तो ये किस किस में, जैसे ZNS हो गया, CaF2 टाइप हो गया, और CF2 टाइप मत लिखो यार, Na2O हो गया। जो CF2 जो मैंने पढ़ाया ना, एक्चुअली CF2 वैसा नहीं होता, कुछ अलग होता है, पर अपन तो वही मान के चलेंगे, है ना। उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है, पर हमारे सिलेबस में वही है जो हमने पढ़ा है। तो मतलब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, छोड़ो, आप बिना बात में कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कैसी होती है, आज नेट पे जाके चेक करेंगे, ऐसा नहीं, जो पढ़ा है ना वैसी होती है मानो। तो इस टाइप के जो कंपाउंड है ना, उनमें ये डिफेक्ट आता है। समझिए बात, आसान सी बात ही समझना। जनरली जब कैटन है वो रिलेटिवली छोटी साइज का होता है, तो वो कौन से डिफेक्ट शो करेगा, फ्रैंकल की, सोट की, सोट की। एक कोई ऐसा भी कंपाउंड है जो दोनों शो करता है, AgBr, वो आपको याद करना है सीधे सीधे कि AgBr में दोनों डिफेक्ट होते हैं। अब आते हैं अपन नॉन स्टोइक्योमेट्री। नॉन स्टोइक्योमेट्री बहुत सिंपल सा कंसेप्ट नहीं लग रहा कि ये तो कैटन भाग जाते होंगे या एनायन भाग जाते होंगे, समझ गए भाई। यहां से है ना, नॉन स्टोइक्योमेट्री कब बनेगा, जब या तो ओनली कैटन भाग जाए कुछ, या ओनली अनायन भाग जाए। यहां डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा, कुछ नहीं पड़ा, कोई गया कोई नहीं है, बस जगह छोड़ी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिसलोकेशन डिफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट क्या होता है, डिसलोकेट होना, अपनी जगह से कहीं और चले जाना। इसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी कैसे, बस वो चला गया, वहां क्या बन गई, वैकेंसी बन गई, समझे क्या। नॉन स्टोइक्योमेट्री दो टाइप का हुआ, एक तो है मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंसी। नाम से पता चल रहा है, देखो मेटल एक्सेस कौन चला गया, नॉन मेटल चला गया केवल। NaCl स्ट्रक्चर थी, 4-5 Cl भाग गए, तो मेटल एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ। या फिर मेटल डेफिशिएंसी मतलब मेटल ज्यादा भाग गया। तो मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, अब उससे समझाना मुझे कि ये कौन सा वाला है, मेटल एक्सेस या मेटल डेफिशिएंसी। बताओ ये कौन सा डिफेक्ट है, अब है ही नहीं डिफेक्ट, तो क्यों मार रहे हो कुछ भी। अब यहां से है ना, ये चला गया, ऐसी स्ट्रक्चर थी, आप ऐसे देखोगे चारों तरफ कैटायन है, इसका मतलब यहां अनायन होगा, क्योंकि अनायन कैटाउन से सराउंडेड होता है, कैटन अनायन से सराउंडेड होता है। तो कौन चला गया, अनायन चला गया, अनायन चला गया मतलब नॉन मेटल चला गया, तो अब ज्यादा कौन बचा, मेटल बचा, तो ये मेटल डेफिशिएंसी, मेटल एक्सेस है, सॉरी, हाँ। अब इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है, ये न्यूट्रल तो होना चाहिए, तो क्या करें फिर, तो यहां पे जाके एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गया। बात समझे ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते ही तो इसकी तो पूरी स्टोरी बदल गई। पहले ये था डाईमैग्नेटिक, जैसे मैं NaCl का एग्जांपल लूं, NaCl कैसा होता है बताओ, आयोनिक कंपाउंड, एल्कली मेटल्स, एल्कनाइट मेटल्स, इनके सोल्ट क्या होते हैं, डाईमैग्नेटिक होते हैं, देख लो ना। ये Na+ है, Na+ का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2s2 2p6, इसका 3s2 3p6। वो तो हम बोलते ही थे कि आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन
अचीव कर लेते हैं, ऐसे अनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेकर अचीव कर लेते हैं। या एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? एक फॉर्मूला पढ़ा था, म्यू इक्वल टू एन इंटू एन प्लस टू बी एम, याद आ रहा है? एन है अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर म्यू इक्वल टू 0 आए तो कंपाउंड क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। तो ये पहले है ना कैसा था? डायमैग्नेटिक। अब इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन आया कि नहीं आया? आ गया। एक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, दूसरा क्या सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है? नहीं करता, क्योंकि आयन मूवमेंट नहीं कर सकते। क्या इसमें कंडक्शन हो सकता है? अब ये मत सोचना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अरे वो डिफेक्ट आएगा तो बहुत जगह पे आएगा, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे। फिर उसके बाद कलर, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो उनमें ट्रांजिशन हो सकते हैं, ट्रांजिशन होंगे तो फोटोन रिलीज करेंगे, कलर आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि अगर हम जेड को गर्म करते हैं तो वो वैसे तो व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, लेकिन गर्म करने पर ये येलो हो जाता है, रीजन समझाओ। तो आप कैसे समझाओगे कि जैसे मैं गर्म करूंगा इसको तो यहां से ऑक्सीजन है ना वो O2 की फॉर्म में गायब हो जाएगा। O2 की फॉर्म में गायब हो गया मतलब मेटल एक्सेस हो गया, मेटल एक्सेस हो गया ना। अब उस मेटल एक्सेस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो गए, इलेक्ट्रॉन ट्रैप होते वो कलर हो गया, येलो कलर का हो गया। आया समझ में? एक है मेटल डेफिशिएंसी। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब खुद मेटल ही भाग गया वहां से, सारा नहीं भागा, कुछ कुछ भाग गया। देखना एक स्ट्रक्चर, देखो ये FU का बचपन है ना, ये चला गया, वैकेंसी बन गई। तो ये तो पता है मेटल चला गया तो मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब इसको मैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे बनाऊं? तो प्रोटॉन, प्रोटॉन ऐसे फ्री में मिलते हैं, दुकान पे जाओ ले आओ इसको दे दो। प्रोटॉन यार न्यूक्लियस में होता है, कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे इसमें कि कुछ आयरन, जैसे एक Fe+2 गया ना तो +2 की कमी हो गई, 2 आयरन को कन्वर्ट कर दो +3 में, बन गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो Fe, इसकी बात कर रहे थे अपन, Fe 0.93O होता है, एक्चुअली इसमें दोनों चीजें होती हैं, Fe+2 और Fe+3। हम इसका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं Fe+3 का, निकालें देखो। या ऑक्सीजन का चार्ज कितना है? -2, तो पूरे आयरन पे क्या आएगा? +2। मान लीजिए ये X है तो ये कितने होंगे? 100 नहीं, 0.93 तो है, 0.93 माइनस एक्स। अब ये बताओ कैटायन का टोटल चार्ज कितना हुआ? 0.93 माइनस एक्स इंटू 2, +2 चार्ज है ना, इनका नंबर इंटू ये, और ये 3x इक्वल टू 2। यहां से x सोल्व करोगे तो आएगा 0.14, मुझे याद है, ऐसे मत देखो यार ऐसे कैसे कर दिया। परसेंटेज ऑफ Fe+3 इक्वल टू 0.14 बाय कितने में से? 0.93 इंटू 100, ऑलमोस्ट 15% के आसपास Fe+3। बात समझे? ये हमने रेडॉक्स डीएक्स में किया होगा शायद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो जेई के अंदर तो 3 बार पूछा जा चुका, चार बार। हाँ, नीट में नहीं आया अभी। बात क्लियर है क्या? पर आ चुका कई एग्जाम में, तो अपने भी आ सकता है। तो डिफेक्ट पूरे हो गए। इसके बाद आगे जाके कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? क्या होता है बताओ? जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना। मतलब वो, हाँ, अगर उसको है ना वो मूवमेंट करे तो
वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। सही बात है ना। दूसरा होता है डाई मैग्नेटिक, क्या होता है, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ भागेगा, रिपेल होएगा वहां से, है ना। तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ऐसे तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि फ्री इलेक्ट्रॉन वाला पैरामैग्नेटिक होता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये ग्रुपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। ऐसे कुछ 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 मिलकर ऐसे ग्रुप बना लेते हैं, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, है ना। इनको बोलते हैं डोमेन। अगर सारे डोमेन एक साइड में हो तो वो काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिज्म कंपाउंड है ना, वो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड के कंपेयर में 1000 टाइम्स ज्यादा मैग्नेटिज्म शो करता है। समझ गए। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म उसमें क्या है कि डोमेन तो है, डोमेन तो वहां बन गए, पर डोमेन कैसे अरेंज हो गए, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब जितने ऐसे थे उतने ही ऐसे थे, क्या मैग्नेटिज्म आएगा, जीरो आएगा, कैंसिल आउट कर देंगे। फेरी मैग्नेटिज्म, उसमें भी डोमेन है, लेकिन जितने ऊपर है उतने नीचे नहीं है, मतलब ऐसा था, मतलब एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाऊं मैं तो ऐसे था, जैसे ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नीचे। तो ये पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक शो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, लेकिन फेरोमैग्नेटिक के कंपेयर में कम करेगा। बात समझ के। ये था सॉलिड स्टेट। एक इसमें वो रहे सेमीकंडक्टर्स, वो जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो पूरे, एन टाइप पी टाइप, है ना, वो फिजिक्स वाला ही आएगा, आपके बोर्ड में भी है वो। तो 2 क्लास में हमने सॉलिड रिवाइज कर लिया। कल आप लोग एनसीईआरटी वाली बुक लेकर आएंगे। सरफेस काफी कुछ मैं समझाऊंगा, जो ऐसा है ना कि जहां आपको डाउट आता है वो पार्ट समझाऊंगा, कुछ मैं मार्क कराऊंगा उसमें से। किसमें से, एनसीईआरटी में से। पर आप लोग याद कैसे रख पाओगे कि एनसीईआरटी लानी है, देखते हैं कितने लोग लाते हैं, है ना। और कल की एक और क्लास देख ही लो, मे भी आपको सरफेस समझ में आ जाए। मतलब मेन तो है ना, जैसे मान लो ऐसी चीजें जो याद नहीं होती, समझने में दिक्कत आती है, स्पेशली इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन में, तो वो सारे मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है।